महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पहली बात ये होती है कि चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है ना। तो जो जो मिट्टी होती है वो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों पर निर्भर करती हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो मिट्टी उपजाऊ है या अनुपजाऊ। अगर उपजाऊ है तो अच्छी कृषि योग्य भूमि होगी, कृषि योग्य भूमि का विस्तार अधिक होगा, और मिट्टी अगर अनुपजाऊ हुई तो वहाँ कृषि योग्य भूमि का विस्तार कम होगा। तो वो कृषि भी जो है इनडायरेक्टली रूप से चट्टानों के प्रकार पर निर्भर करती हैं। तीसरी बात है वनों की विविधता और वनस्पति। हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में साल, सागौन और मिश्रित प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें साजा, बीजा, ऐसे शीशम, इस प्रकार के आपके पेड़ पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे चट्टानों का विस्तार है जिससे ऐसी मिट्टियों का निर्माण हुआ जो इन साल और सागौन वृक्षों के लिए अनुकूलित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो चट्टानें होती हैं वो भी निर्धारित करती हैं वनस्पतियों को, वनों की विविधता को। चौथी बात यह है कि ये खनिजों की उपलब्धता को प्रभावित करती हैं। अलग अलग चट्टानों में अलग अलग खनिजें पाई जाती हैं। गोंडवाना में कोयला, धारवाड़ में लोहा, इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसे चट्टानों का विस्तार है जिसमें अधिक से अधिक खनिज पाए जाने की संभावना रहती है। जैसे छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज मिलते हैं जिसमें 20 का खनन होता है, और ये छत्तीसगढ़ के राजस्व में 27% का हिस्सा निभाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसी चट्टानों का विस्तार है जो हमें खनिज अधिकाधिक मात्रा में देती हैं, है ना। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो चट्टानें होती हैं वो उस क्षेत्र के दो क्षेत्रों, कृषि और खनिजों को प्रभावित करती हैं, खनिज क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। तो अल्टीमेटली ये उस क्षेत्र के आर्थिक जगत को प्रभावित करती हैं, है ना। यानी चट्टानें जो हैं मिट्टी, कृषि, वन और खनिजों को निर्धारित करती हैं। एक टिप देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि जो नदियों का प्रवाह होता है धरातलीय संरचना पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये होता है जैसे ये महानदी उत्तर में जाके पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। कारण क्या है कि इस ओर आपका मैकल श्रेणी, पूर्वी बघेलखंड का पठार, और ये आपका जसपुर सामरी पाठ है। ये उच्चावच होने के कारण ये इस क्षेत्र से मुड़ जाती हैं। तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना होइएगा। जो नदियों का प्रवाह होता है भूगर्भिक संरचना पर निर्भर ना करके धरातलीय संरचना पर निर्भर करता है। भूगर्भ जो जमीन के अंदर है ना, और धरातलीय संरचना ये उच्चावच या गर्त से संबंधित हैं। आगे हम चलते हैं। 2 फैक्ट है, इसको मेमोराइज कीजिए। पहला ये है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश दक्कन पठार से लगा हुआ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। देखिए ये जो चट्टान है भारत, ये टोटली प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, जब चट्टानें टूटकर एक दूसरे से अलग हुई तो ये जो क्षेत्र कहलाया गोंडवाना लैंड कहलाया। अब इस गोंडवाना लैंड के तीनों ओर, है ना, यानी भारत के तीनों ओर 3 समुद्रों का विस्तार है, इसलिए इस क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ। अब ये प्रायद्वीपीय पठार जो है, दक्कन पठार का भाग, प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा छत्तीसगढ़ है। मतलब इसी चट्टान का भूभाग का ये हिस्सा है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसको हम अलग लेक्चर में देखेंगे, प्राकृतिक विभाजन। देखिए, एक आपका पूर्वी क्षेत्र, एक आपका पश्चिमी क्षेत्र, एक आपका मध्य क्षेत्र, एक आपका दक्षिणी क्षेत्र। ये पूर्वी क्षेत्र आपका छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड में विस्तार है इसका, उसका भाग है। पूर्वी भाग मध्य प्रदेश में जो बघेलखंड का पठार है उसका 47% हिस्सा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उसका विस्तार इधर है। उसी प्रकार जो मध्य भाग हैं वो महानदी और उसके सहायक नदियों द्वारा सिंचित मैदान का क्षेत्र है ना। और जो दक्षिण का भाग है वो तेलंगाना के पठार का विस्तार है। इसको याद रखिएगा कि ये किसका किसका भाग है, ये पूछता है एग्ज़ाम में। तो दक्कन पठार से लगा हुआ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा देखते हैं कि जो भू आवेष्टित प्रदेश है, भू आवेष्टित प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जिसका समुद्र तट से संपर्क नहीं होता। देखिए छत्तीसगढ़ के से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी स्थित हैं। तो ये किसी भी समुद्र तट को नहीं छूता और अन्य देशों की सीमा को भी टच नहीं करता। इस प्रकार छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित प्रदेश है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 10 भू आवेष्टित जिले पाए जाते हैं। इसका मैंने सूची पीछे दिया है, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये,
और दक्कन पठार से लगा हुआ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और भू आवेष्टित प्रदेश है ये। आगे चलें, अब देखते हैं भूगर्भिक शैल समूह जो हैं, है ना, उनको कितने भागों में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख रहे हैं, है ना, कौन कौन से हैं। पहला है आपका आर्कियन या आद्य महाकल्प शैल समूह। आर्कियन का अर्थ यह होता, आद्य का अर्थ यह होता है कि सबसे प्राचीन। तो आर्कियन से ही ये है कि आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन है और सबसे प्राचीन शैल समूहों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के 50% हिस्से में पाई जाती हैं। उसी प्रकार है आपका धारवाड़ शैल सीरीज। उसी प्रकार है आपका कड़प्पा क्रम की चट्टानें जो छत्तीसगढ़ में 25 से 30% भागों में विस्तार है। यानी कि दूसरे नंबर पर जो चट्टानें छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं वो कड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। चौथी जो है विंध्यन शैल समूह। ये विंध्य पर्वत के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। यह है आपका प्री कैम्ब्रियन शैल समूह। छठवां है आपका लमेटा एवं दक्कन ट्रैप शैल समूह। ये जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उससे बेसॉल्ट पत्थर निकलते हैं, उससे निर्मित होता है, इसको मैं बताऊंगा। गोंडवाना शैल समूह। जो गोंडवाना शैल समूह है वो छत्तीसगढ़ में 17% क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। फिर मुरुम जिसको बोलते हैं यानी लेटेराइट हिंदी में, तो ऐसी चट्टानें भी पाई जाती हैं। और जलोढ़ चट्टानें जिससे जलोढ़ मिट्टियाँ बनती हैं, है ना, जो नदियों का अवसाद जमा हो जाता है वो जलोढ़ है। तो इस पेज में सबसे महत्वपूर्ण AKG आर्कियन कड़प्पा गोंडवाना, इसका जो विस्तार है इतना प्रतिशत है, 50, 25 से 30 और 17। 50 के बाद सीधा आधा हो गया, उसके बाद 8 कम कर दो 17। आगे हम चलें, विस्तार से अध्ययन करें आद्य महाकल्प या आर्कियन शैल समूह। देखिए मानवीय ये पृथ्वी का जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व, है ना, यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का जन्म हुआ था और उस समय से लेकर 57 करोड़ वर्ष पहले तक ये जो कहलाया प्री कैम्ब्रियन युग कहलाया। इस प्री कैम्ब्रियन युग में ही आद्य महाकल्प या आर्कियन शैल समूह का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ था कि जब ज्वालामुखी लावा निकले तो उनके ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ था आर्कियन शैल समूह का। इसलिए ये पृथ्वी के प्राचीनतम और कठोर चट्टानों में से एक हैं। सबसे प्राचीन है इसलिए सबसे गहराई में पाई जाएगी, जो सबसे पहले आएगा नीचे जाएगा, है ना। और देखिए उस समय कोई वनस्पति नहीं रही होगी या पूरे ज्वालामुखी रहे होंगे तो जीव जंतु नहीं पाए जाते थे, इसलिए ये जीवांश रहित चट्टानें हैं, कठोर हैं, गहराई में हैं, सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में और लावा के ठंडा होने से जो बना हुआ है। 50 से 60% हिस्से में छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, यानी छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक क्षेत्र में आर्कियन शैल समूहों का विस्तार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसके अपर्दन से हल्की रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है जो कि कृषि कार्य हेतु तो अनुपयुक्त होती है, लेकिन जो मोटे अनाज होती हैं इसमें उगाया जा सकता है, उसके लिए उपयुक्त होती हैं, ठीक है। तो ये आद्य महाकल्प या आर्कियन शैल समूह के संबंध में ये फैक्ट हैं जो मैंने बता दिया। 50 से 60 सबसे अधिक पाई जाती हैं, पृथ्वी के प्राचीनतम कठोर चट्टानों में से एक हैं और सबसे गहराई में पाई जाती हैं, लावा के ठंडा होने से बनी और जीवांश रहित चट्टानें हैं। इसमें खनिज कौन कौन से पाए जाएंगे? इसमें ग्रेनाइट, फेल्सपॉर और क्वार्ट्स खनिज पाए जाएंगे। ग्रेनाइट, फेल्सपॉर और क्वार्ट्स खनिज पाए जाएंगे। याद रखिए ये ग्रेनाइट आगे समझेंगे तो काम आएगा, ग्रेनाइट से किन चट्टानों का निर्माण हुआ। और AKG आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आर्कियन शैल समूहों का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है, ये पूछा गया प्रश्न है। ध्यान से देखिए, इसको मैं समझा रहा हूँ, एक बार में दिमाग में बैठेगा। ये छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांट दो। ये छत्तीसगढ़ को आपने 4 भागों में ऐसे बांट लिया, ये है आपका, और ये नीचे वाला भाग, है ना। देखिए अब ये क्षेत्र पूर्वी बघेलखंड के पठार में, पूर्वी बघेलखंड के पठार में आप देखना
पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत ही कम मात्रा में आर्कियन सेल समूह पाया जाता है, केवल दक्षिणी अंबिकापुर के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब उसी को हम देखते हैं दूसरे क्षेत्र में, जसपुर सामरी पाट वाले क्षेत्र में। तो ये वाला क्षेत्र है जसपुर सामरी पाट, जिसमें एक सामरी जो बलरामपुर में है वहाँ, और जसपुर के 4 विकासखंड, जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव और बगीचा, 4 विकासखंड में इसका विस्तार। जसपुर के 4 विकासखंड प्लस बलरामपुर का एक सामरी, 5 क्षेत्रों में इसका विस्तार है। अब हम चलें मध्य क्षेत्र में। मध्य क्षेत्र में ग्रुप वाइज याद रखिए, जैसे कि ये घरघोड़ा तो अपना अलग ग्रुप हो गया जो कि रायगढ़ में है ना। अब ये वाला है जो आप जानते हो, गरियाबंद के पास राजिम है और वहाँ महासमुंद भी है पास में। तो राजिम, गरियाबंद, महासमुंद, ऐसे एक लय में महासमुंद, राजिम, गरियाबंद, धमतरी, कुरुद, ये 5 एक साथ याद रखें। धमतरी, कुरुद, महासमुंद, राजिम, गरियाबंद। देखिए, जो गरियाबंद है वही राजिम है और धमतरी ज़िले में कुरुद है, और ये महासमुंद आपका जो पास में ही गरियाबंद। इस प्रकार एक ग्रुप हुआ। और दूसरा ग्रुप है आपका ये वाला क्षेत्र, ये आपका पेंड्रा, कोटा, पंडरिया, लोरमी। पेंड्रा कहाँ है? पेंड्रा में। कोटा कहाँ है आपका? बिलासपुर में। पंडरिया है आपका कवर्धा में, और लोरमी है आपका मुंगेली में। तो मुंगेली, बिलासपुर और ये आपका पेंड्रा साथ में लगे हुए हैं। पेंड्रा बिलासपुर का भागी था 10 फरवरी 2020 तक, तो ये याद रखें। उसी प्रकार आगे हम देख सकते हैं, और मुंगेली भी साथ ही साथ बिलासपुर का ही भाग था, इसलिए एक साथ इसको याद रखें। और बालोद ज़िले में बालोद और डोंडी लोहारा, ये आपका क्षेत्र हुआ। ठीक है, आगे हम चलें। ये वाले क्षेत्र में आपको 7 ज़िले हैं इस क्षेत्र में, लेकिन आपको 5 के नाम याद रखने हैं आर्कियन सेल समूह के संदर्भ में। नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव। देखिए, इसमें जगदलपुर और सुकमा शामिल नहीं हैं, है ना। तो 5 जिले नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर के 2 विकासखंड चारामा और भानुप्रतापपुर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये चारों क्षेत्र का हो गया, है ना। अब इसी प्रकार हम कहें कि इसका विस्तार कहाँ तक है, एक लाइन में कहना हो तो सरगुजा के चांग भखार यानी कोरिया क्षेत्र में चांग भखार पड़ता है, वहाँ से नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ तक विस्तार है। नारायणपुर का ये अबूझमाड़ क्षेत्र है, यहाँ तक इसका पूरा विस्तार है। तो ये एक लाइन में याद रखिए, कोरिया के चांग भखार क्षेत्र से नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ तक। अब आगे हम देखें, इसमें आप याद रखना फैक्ट, जीवांश रहित चट्टान कौन है और जीवांश युक्त। जीवांश रहित है आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, और जीवांश युक्त है आपका गोंडवाना चट्टान। आगे हम चलें, धारवाड़ सेल समूह। जो धारवाड़ सेल समूह हैं वो आपके प्रोटेरोजोइक काल से संबंधित हैं। ठीक है, ये 2500 मिलियन वर्ष पूर्व से 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक इसका समयकाल माना जाता है, और इसका नाम दिया H.F. स्मिथ ने 1869 में धारवाड़ सेल सीरीज़ का, है ना। अब देखते हैं कि धारवाड़ सेल सीरीज़ बनते हैं आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से, है ना। और ये क्या होती हैं, एक के ऊपर एक लेयर बन जाती हैं, है ना। तो इसे परतदार चट्टान भी बोलते हैं। परतदार चट्टान है ये, जलीय अवसादी चट्टान है, यानी जलज चट्टानें हैं जो जल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। जलज है, परतदार है, जीवांश रहित है। ये आर्कियन के अपर्दन से बना है। उस समय भी वनस्पति नहीं उपस्थित रहे होंगे, इसलिए ये जीवांश रहित चट्टान है। और ये कृषि हेतु अनुपयुक्त होती हैं, है ना, क्योंकि इसमें जीवांश उपस्थित नहीं होते, तो कृषि हेतु अनुपयुक्त होती हैं। सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान है। छत्तीसगढ़ में जो सेल सीरीज़ पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ सेल सीरीज़ में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान है। परतदार है, जलज है, जीवांश रहित है, कृषि हेतु अनुपयुक्त है और सर्वाधिक खनिज युक्त है। आगे हम देखें तो जो खनिज है इसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, लौह अयस्क प्लस अगर मेंस में लिखना हो तो थोड़े मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। सर्वाधिक लौह अयस्क की प्राप्ति छत्तीसगढ़ में इसी से होती है। ठीक है, स्लेट है,
क्वार्ट्ज है, कांग्लोमरेट माइका शिस्ट एवं नीस। स्लेट, क्वार्ट्ज, कांग्लोमरेट, माइका शिस्ट एवं नीस, इसको आप याद रखिए। जैसे आर्कियन में ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और फेल्सपॉर मिलते हैं, उसी प्रकार इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है लौह-अयस्क को, कम मात्रा में बॉक्साइट, क्योंकि ये दक्कन ट्रैप में मिलता है बॉक्साइट छत्तीसगढ़ के हिसाब से। स्लेट, क्वार्ट्ज, कांग्लोमरेट, माइका सिस्टम, नीस, लौह-अयस्क, ठीक है। अब धारवाड़ सीरीज का विस्तार, ये भी पूछा गया प्रश्न है। धारवाड़ क्रम की 3 सीरीज हैं, 3 क्षेत्रों में बटी हुई हैं, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग से बस्तर तक का क्षेत्र। बिलासपुर संभाग में आपका चिल्फी घाटी का जो क्षेत्र होता है, जो कवर्धा और राजनांदगांव में इसका विस्तार है। रायपुर संभाग में आपका सोनाखान सीरीज़ है और दुर्ग बस्तर संभाग में, दुर्ग बस्तर क्षेत्र में लौह-अयस्क सीरीज़ है। इसको हम ध्यान से देखेंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन से देखें तो बघेलखंड के पठार में बलरामपुर जिले का आपको याद रखना है रामानुजगंज और वाड्रफनगर। छत्तीसगढ़ के मैदान में आपको याद ऐसे रखोगे कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, ये चारों हैं आपके दुर्ग संभाग के ज़िले। कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद। फिर आपका है रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाज़ार। रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार से कसडोल भी बलौदा बाज़ार में है। फिर ये पंडरिया जो कि कवर्धा में है, और एक आपका मुंगेली। देखो ये आपका है रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, ये आपका रायपुर संभाग है। यानी दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग का सबसे ज़्यादा अधिक दिखा है छत्तीसगढ़ के मैदान में, है ना, पंडरिया और मुंगेली साथ में। फिर दंडकारण्य क्षेत्र में हम देखते हैं कि बस्तर संभाग के जो हैं जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, है ना, जगदलपुर, भानुप्रतापपुर और आपका दंतेवाड़ा और मोहला, राजनांदगांव, इसमें भी आपका क्या है जगदलपुर, दंतेवाड़ा और ये भानुप्रतापपुर एक तहसील है, मोहला एक तहसील है राजनांदगांव में। तो ये दंडकारण्य के प्रदेश में पाए जाते हैं। इसको हम मैप में समझते हैं तो हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में पूर्वी बघेलखंड के पठार में वाड्रफनगर और रामानुजगंज, और हम देखते हैं इस क्षेत्र में तो ये है आपका चिल्फी घाटी सीरीज़ जो कि बिलासपुर में है। बिलासपुर संभाग में कवर्धा और राजनांदगांव, कवर्धा का हिल स्टेशन है ये, और ये मैकल श्रेणी का एक भाग है। इसको मैकल की रानी भी बोलते हैं। ये चिल्फी घाटी सीरीज़ जो विस्तारित है कवर्धा और रायपुर में, ये एक सीरीज़ हो जाती हैं। दूसरी बात है कि इस क्षेत्र में रायपुर जो क्षेत्र है इसमें सोनाखान सीरीज़, सोनाखान कहाँ है, बलौदा बाज़ार में। यहाँ वीर नारायण सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसलिए ये सोनाखान फेमस जगह है। तो यहाँ सोनाखान सीरीज़ पाई जाती हैं। देखेंगे अब कहाँ कहाँ और इसका विस्तार है। फिर दुर्ग से बस्तर, दुर्ग बस्तर क्षेत्र जो हमने देखा, तो दुर्ग से बस्तर क्षेत्र में आप देखेंगे दुर्ग में डोंडी लोहारा जो क्षेत्र है, दल्ली राजरा की पहाड़ियाँ, और बस्तर में आपके बैलाडीला की पहाड़ियाँ जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी नंदीराज है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दुर्ग से बस्तर तक, जैसे यहाँ कांकेर में भी राव घाट है, यहाँ भी लौह-अयस्क सीरीज़ का, और यहाँ नारायणपुर में भी आपका कुछ डोंगर है, वहाँ भी लोहे का, मतलब ये पूरा जो क्षेत्र है इस यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका दुर्ग बस्तर क्षेत्र आपका लौह-अयस्क सीरीज़ कहलाता है। पूरे धारवाड़ चट्टानों का विस्तार है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती, तो ये आपका जसपुर सामरीपाट क्षेत्र में नहीं पाया जाता। तो ये हेमेटाइट, क्वार्ट्ज़ाइट, हेमेटाइट प्रकार का जो लौह-अयस्क मिलता है छत्तीसगढ़ में, जो दल्ली राजरा से मिलता है उसको हम बीएसपी भेज देते हैं भिलाई स्टील प्लांट में, और जो बस्तर से प्राप्त होता है लौह-अयस्क दंतेवाड़ा की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी से, उसको हम विशाखापट्टनम भेज देते हैं। विशाखापट्टनम रेल मार्ग से ये जापान चले जाती हैं। इस प्रकार इसका विस्तार है। अब चिल्फी घाटी सीरीज़ और सोनाखान सीरीज़ के संबंध में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। चिल्फी घाटी सीरीज़ जो है ये बिलासपुर ज़िले के जो उत्तर पूर्व क्षेत्र से इस क्षेत्र के इस दिशा के दक्षिण पश्चिम दिशा में तक इसका विस्तार है। चिल्फी घाटी सीरीज़ का, है ना, अलग अलग सीरीज़ वाइज देख रहे हैं। अब जो
रतनपुर के उत्तर से प्रारंभ होकर मैकाल के पश्चिम, ये मैकल क्षेत्र है कवर्धा में, तो इसके जो पूर्व में है ना, इस क्षेत्र में पाई जाती हैं कवर्धा में। तो रतनपुर के उत्तर से प्रारंभ होकर मैकाल के पश्चिम कवर्धा तक। तो ये उत्तर में सीधी है लेकिन दक्षिण सीमा पर अनियमित और लहरदार है, इसको याद रखिएगा। इसके साइड में ही आपका दक्कन ट्रैप है, उसको आगे देखेंगे। और जो सोना खान सीरीज़ है उसको नाम दिया एच.एफ. स्मिथ ने। अब देखते हैं कि ये जो सोना खान सीरीज़ है कहाँ पाई जाती है। ये महानदी है, आपकी महानदी घाटी है। महानदी घाटी के दक्षिण में एक नीच चट्टानों का विस्तार है, उसके नीचे अंगुली के आकार में ये सोना खान सीरीज़ की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये आपको पूछ सकता है सोना खान सीरीज़ की चट्टानें कौन से नदी घाटी के पास पाई जाती हैं, तो ये आपका महानदी घाटी के पास इसका विस्तार है। अब धारवाड़ समूह के बाहर वाले हिस्से को एच.एफ. स्मिथ ने सोना खान नाम दिया था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब ये हमने देखा था मैप में कि हमने सीरीज़ वाइज देखा था। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक विभाजन के हिसाब से, जैसे ये आपका मैंने ये पूरा क्षेत्र बता ही दिया है, इसको मैप में मैं बता रहा हूँ। ये आपका ऊपर में बलरामपुर में रामानुजगंज और वांड्रफ नगर था, है ना। इसको मैप को आधा ही बना है, ऊपर का हिस्सा नहीं है इसमें। जैसे ये आपका मुंगेली कवर्धा पंडरिया, एक ग्रुप में पढ़ना है करके मैंने बताया था, मुंगेली कवर्धा पंडरिया। और इस क्षेत्र में आपका है आप रायपुर संभाग में बलौदा बाजार, गरियाबंद, धमतरी, कसडोल, ये बलौदा बाजार से कसडोल मैंने बताया था। और ये आपका दुर्ग संभाग में आपका बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, है ना। उसी प्रकार इस क्षेत्र में है आपका मोहला, राजनांदगांव, यह है ना, मोहला, राजनांदगांव, फिर भानु प्रतापपुर, फिर जगदलपुर, फिर दंतेवाड़ा। ठीक है, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और ये भानु प्रतापपुर कांकेर में, मोहला, राजनांदगांव में। अब नीचे हम चलें कि खैरागढ़ श्रेणी 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्राचीन है। ये फैक्ट याद रखिए। खैरागढ़ श्रेणी, खैरागढ़ पहाड़ी, धारवाड़ शैल क्रम की चट्टानें हैं, वो 2500 मिलियन मैंने बताया था, उसको 250 करोड़ वर्ष पुरानी है, वही फैक्ट है। ठीक है, तो ये क्षेत्र याद रखिएगा, 1-2 बार देखिए, आपके दिमाग में ये छप जाएगा। अब देखते हैं कडप्पा श्रेणी की जो चट्टानें होती हैं, है ना, ये पुराण समूह की चट्टानें कही जाती हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे बनी। आर्कियन के अपर्दन से बना धारवाड़, और मैंने बताया था आर्कियन से ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें बनी हैं। इन चट्टानों के अपर्दन से कडप्पा श्रेणी के क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। तो आर्कियन युग की समाप्ति के बाद ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से इसका विस्तार हुआ है ना। तो इसमें फैक्ट है कि ये छत्तीसगढ़ के 25 से 30% हिस्से में इसका विस्तार है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। हमने तीनों देखे, आर्कियन, धारवाड़ और कडप्पा, तीनों में आपके जीवाश्म उपस्थित नहीं होते हैं। फिर है पंखाकार आकृति में छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण कौन से चट्टानों से हुआ है, तो कडप्पा श्रेणी के चट्टानों से पंखाकार आकृति में हुआ है। इसकी आकृति है पंखाकार। इसमें खनिज कौन से मिलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चूना पत्थर और डोलोमाइट, मुख्यतः क्वार्टजाइट आपका मिलता है कम मात्रा में। तो चूना पत्थर और डोलोमाइट कौन से श्रेणी में पाए जाते हैं, तो कडप्पा श्रेणी में पाए जाते हैं। और कडप्पा श्रेणी की जो कछारी मिट्टी होती है चूना युक्त, वो धान की खेती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए महानदी जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का मैदान, वहाँ धान का सबसे अधिक खेती होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कडप्पा समूह की जो चट्टानें हैं, कडप्पा समूह की चट्टानों से जो निक्षेपित कछारी मिट्टी बनी है ना, जो चूना प्रधान है, इसमें धान की खेती बहुत अच्छे से होती है। इसके 2 क्षेत्र हैं, रायपुर श्रेणी, चंद्रपुर श्रेणी। देखते हैं, ये देखिए, ये आपका बीच यहाँ से देखिए, चंद्रपुर है आपका जांजगीर चांपा, तो यहाँ से लेते हैं ये वाला क्षेत्र आपका, ये आपका शक्ति डभरा, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, है ना। जांजगीर चांपा में आपका शक्ति डभरा
बिलाईगढ़ और रायगढ़ और सारंगगढ़, है ना, इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में बिलासपुर, तखतपुर और मुंगेली, ये हुआ। और इसको एक क्षेत्र में आप देखिए, ये वाला क्षेत्र, ये आपका है एक रायपुर में, तिल्दा, दुर्ग में दुर्ग और धमधा। फिर है आपका सरायपाली, महासमुंद, यहाँ तक याद रखिए, सरायपाली है और ये महासमुंद है। इधर इस क्षेत्र में बलौदा बाजार, बिलाईगढ़, भाटापारा, कसडोल, बलौदा बाजार, बिलाईगढ़, भाटापारा, कसडोल, इस क्षेत्र में तिल्दा, दुर्ग, धमधा, सरायपाली, महासमुंद। अब हम देखते हैं इस क्षेत्र में दक्षिण में भी ये है आपका भोपालपट्टनम, जो बीजापुर में है, और जगदलपुर। तो रायपुर श्रेणी, चंद्रपुर श्रेणी, तो दो भागों में विभक्त कर लो आप। ये आपका है ये वाला भाग और नीचे वाला भाग, है ना। तो इस प्रकार हमें जानकारी मिलती है कि इसके दो भाग हैं, है ना, रायपुर श्रेणी और चंद्रपुर श्रेणी। आगे बढ़ें तो रायपुर श्रेणी और चंद्रपुर श्रेणी के संबंध में फैक्ट है। देखिए, रायपुर श्रेणी का जो विस्तार है वो चूने के पत्थर से इसका पूरा निर्माण हुआ है, जो निम्न विंध्याचल युग का है, ठीक है। तो देखिए कि कौन से श्रेणी में चूने के पत्थर पाए जाते हैं, तो कडप्पा श्रेणी के रायपुर सीरीज में सबसे अधिक चूने के पत्थर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में जो चूने का पत्थर है वो बहुत मोटा मोटा परत है, 650 मीटर तक ये मोटा है। इसलिए इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग बहुत अधिक है। बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायपुर में मांडर वगैरह एरिया पूरा सीमेंट उद्योग, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर और डोलोमाइट के रूप में यहाँ एक रॉ मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र में चूना पत्थर का, यहाँ का जो चूना पत्थर है सीमेंट ग्रेड का है। चंद्रपुर श्रेणी में हम देखें तो यहाँ चूना मिलने के सिवाय आपका ग्रीट, क्वार्ट्जाइट और बालू का पत्थर अधिक मात्रा में मिलता है ना। ये इसकी मोटाई उतनी अधिक नहीं है, ये 60 से 300 मीटर की मोटाई है इसके। ये फैक्ट है कि हरा क्लोराइड तथा गुलाबी बैगनी रंग की जो सेल होती हैं वो चंद्रपुर श्रेणी के चट्टानों में पाई जाती है। हरा क्लोराइड और गुलाबी बैगनी रंग की सेल। इसका विस्तार हम देख लेते हैं। इसका विस्तार जैसे चंद्रपुर श्रेणी का, ये फिंगेश्वर से चालू होता है, ये राजिम का फिंगेश्वर, जैसे मैंने बताया इसमें छोटे छोटे स्थानों को बता दिए हैं। फिंगेश्वर है, महासमुंद, है ना, फिर होटान, धानसीर, मधुबन होते हुए रायगढ़ के दक्षिणी भाग, सारंगगढ़ के समीप चंद्रपुर तक। जैसे रायगढ़ और सारंगगढ़ हमने देखा था, तो रायगढ़, सारंगगढ़ से लेकर चंद्रपुर तक इसका विस्तार है, ठीक है। देखिए, बिजावर कडप्पा किस क्षेत्र में मिलती है, तो बस्तर क्षेत्र में मिलती हैं। बंजारी बालोद तहसील में बैगनी रंग के बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। बैगनी रंग के बलुआ पत्थर पाए जाते हैं बंजारी, बैगनी, बलुआ, बंजारी, बालोद, चारों ब हैं। इस समूह के विस्तार तंत्र में सीमेंट संयंत्र हैं, ये तो नोन फैक्ट है। फिर है आपका विंध्यन शैल समूह। तो विंध्यन शैल समूह छत्तीसगढ़ में बहुत कम मात्रा, अत्यल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं और कडप्पा चट्टानों के बाद इसका निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें है ये परतदार चट्टान है जैसे धारवाड़ है, जलज चट्टान है जैसे धारवाड़ है। तो धारवाड़ चट्टानों की दो क्वालिटी है, परतदार है और जलज है। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। लेकिन ये कडप्पा में भी पाए जाते हैं, कडप्पा में प्राप्त होते हैं चूना पत्थर। अब ये इसका क्षेत्र सीमित है, रायपुर है आपका, बालोद है और ये आपका जगदलपुर का क्षेत्र है। रायपुर, बालोद, जगदलपुर, इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। विंध्यन शैल समूह की भी दो सीरीज़ है, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन। ये जो है विंध्याचल श्रेणी में पाई जाती है। विंध्य का नाम विंध्याचल श्रेणी से पड़ा है। ये नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है ना। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, ये इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है। ये महानदी घाटी में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के मैदान में अत्यल्प मात्रा में प्राप्त होती हैं। और ये सोन नदी के घाटी में भी पाई जाती हैं, पर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के मैदान में कुछ मात्रा में इसका विस्तार है। और अपर विंध्यन छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं होती। जो बिजावर श्रेणी हमने देखी थी, बिजावर कडप्पा, वो बेसाल्ट का अंतर्भेदन है। बेसाल्ट में के अपरदन से ही
बिजावर श्रेणी की कडप्पा चट्टानें बनी हैं। इसमें हीरे भी प्राप्त होते हैं। प्री कैम्ब्रियन शैल समूह। प्री कैम्ब्रियन शैल समूह जो है ज्वालामुखी उद्गार से के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। इस जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो अम्लीय और क्षारीय जो लावा निकलता है ना, वो जो है वो कुडप्पा क्रम के दक्षिणी भाग में जम गए। अम्लीय और क्षारीय जो लावा निकला दक्षिण पश्चिम भाग में जमने से इसी को जो कडप्पा श्रेणी के दक्षिण पश्चिम भाग में जो जमा हुआ है ये आपका प्री कैम्ब्रियन शैल समूह कहलाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से आपको पूछे कौन कौन सी चट्टानें हैं, तो प्री कैम्ब्रियन और दक्कन ट्रैप की चट्टानें ये देखिए संजारी बालोद और राजनांदगांव में पाई जाती हैं, है ना। यहाँ मिलती है आपका बॉक्साइट और लोहे के निक्षेप है यहाँ, है ना। आगे हम चलें, दक्कन ट्रैप का शैल समूह। दक्कन ट्रैप का शैल समूह और लमेटा या दक्कन ट्रैप शैल समूह जिसमें बॉक्साइट सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए दक्कन ट्रैप शैल समूह क्या है, दरारी ज्वालामुखी से जो निकला हुआ है बेसाल्ट युक्त लावा वही दक्कन ट्रैप शैल समूह कहलाए से उसका निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए आप देखना कि बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, रबी फसलों के लिए और कपास की फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती हैं, इसलिए इसे काली कपास की मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका विस्तार हम देखें कि ये जो मैकल श्रेणी है छत्तीसगढ़ में, ये जो श्रेणी है इसके पूर्वी भाग में कोरबा कवर्धा वाला एरिया, कोरबा कवर्धा का एरिया और सरगुजा और जशपुर वाला एरिया, इस क्षेत्र में इसका विस्तार है दक्कन ट्रैप शैल समूह का। जब ज्वालामुखी निकले दरारी ज्वालामुखी तो जो बेसाल्ट युक्त लावा निकला उसी से इसका निर्माण हुआ है ना। आगे हम चलें तो जो लमेटा शैल समूह का विस्तार है वो छत्तीसगढ़ में गौरेला जो है बिलासपुर के निकट वो है मैकल श्रेणियों के ढाल में पंडरिया लोरमी पेंड्रा तहसील के उत्तर भाग में। पंडरिया जो है आपका कवर्धा, लोरमी मुंगेली और पेंड्रा, यानी ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में मिलता है। गौरेला के निकट मिलेगा, यानी गौरेला जो है आप मैप में आइडेंटिफाई कर लेना। और मैकल श्रेणी के ढाल में जो पंडरिया लोरमी और पेंड्रा की तहसील हैं। जो मैकल श्रेणी है हम जानते हैं ये कवर्धा है, आपका राजनांदगांव वाला एरिया है, और लोरमी जो क्षेत्र है मुंगेली में इसका विस्तार है, तो इसके ढाल में ये मिलता है। अब हम चलें गोंडवाना शैल समूह। तो गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ में 70% हिस्से में पाई जाती है और मुख्य बात है ये जीवांश युक्त हैं। अब सभी चट्टानें हमने देखे थे कि वो जीवांश रहित थी, ये जीवांश युक्त कैसे हैं, तो इसका जो निर्माण होता है, निर्माण प्रोसेस समझने से ये समझ में आता है, क्योंकि ये आपका जो लाइन मैंने खींचा ये है आपका महानदी घाटी। अब ये महानदी घाटी के में क्या होता है, लाखों वर्ष से जो नदियाँ अवसाद लाकर जमा करते रहती हैं, अवसाद लाकर जमा करती हैं, इनसे क्या होता है, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवसादों का निर्माण हो जाता है। जैसे ये आपका हसदो नदी, ये माण नदी, ये केलो नदी, तो इनके किनारे किनारे में अवसादों का जमा हो गया है और ये लंबे समय से ताप और दाब अधिक मात्रा में पाने से इसके अंदर कोयलों का निर्माण हो गया है। तो यही जो चट्टानें हैं वो गोंडवाना चट्टानें कहलाती हैं। तो ये जो कोयला है, कोयला जो मिलता है वो गोंडवाना में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। आपको याद रखना है, तो गोड़ के नीचे कोयला मिलता है, ऐसे याद रखना। जीवांश युक्त चट्टानें हैं, तो इसमें वनस्पति और जीवों के अवशेषों से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। महानदी घाटी के साथ गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें इसके दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 2 क्रम है मुख्यतः, एक ऊपरी है और एक निचली है। मध्य गोंडवाना शैल समूह का विकास नहीं हो पाया है छत्तीसगढ़ में। तो ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना हम देख लेते हैं। ऊपरी गोंडवाना है ये आपको ऊपर वाले क्षेत्र में, जो ये कोरिया और सूरजपुर का क्षेत्र है। कोरिया में आपका ये आपका है आपका जनकपुर वाला एरिया है, और ये आपका बैकुंठपुर है ये, और ये आपका है मनेंद्रगढ़। अब और ये आपका क्षेत्र है, ये आपका प्रतापपुर और सूरजपुर। ठीक है, कोरिया और सूरजपुर क्षेत्र में। अब इससे जस्ट नीचे लगा हुआ आपका
है आपका निचली गोंडवाना शैलक्रम। निचली गोंडवाना शैलक्रम कौन सा है? ये आपका मनेंद्रगढ़ है। तो दक्षिणी मनेंद्रगढ़ हिस्सा है ना, सार्प इससे अलग हुआ है। ये सरगुजा जिले का जो दक्षिणी भाग है वो कटघोरा कोरबा, कोरबा के एरिया, तो आपका कोरबा का कटघोरा और कोरबा, और सरगुजा, और ये आपका कोरिया का मनेंद्रगढ़। और ये वाला जो हिस्सा है खरसियाँ, धर्मजयगढ़, रायगढ़, रायगढ़ में है आपका तीनों, खरसियाँ, धर्मजयगढ़, रायगढ़। रायगढ़ का माण नदी घाटी का कुछ एरिया, ठीक है। और कोरबा का उत्तर पूर्व वाला एरिया, जहाँ इसकी मोटाई 60 किलोमीटर तक है। कोरबा के उत्तर पूर्व वाला एरिया, ये उत्तर पूर्व इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र में आप बांट कर पढ़ना, इस क्षेत्र में बांट कर पढ़ना, और ये ऊपर वाला क्षेत्र तो बहुत ईजी है। कोरिया में जनकपुर, और ये आपका बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, और ये आपका प्रतापपुर, सूरजपुर। और ये वाला एरिया है कोरबा, कटघोरा, कोरबा, सरगुजा जिले का दक्षिणी भाग और दक्षिणी मनेंद्रगढ़। आगे हम चलें कि गोंडवाना शैल समूह का जो अध्ययन है सबसे पहले किया मेदिनीकोट ने 1872 में, ठीक है। गोंडवाना नाम दिया, ठीक है। और सर्वप्रथम पुस्तक में प्रयोग किया 1876 में फिस्टमैन ने। ये एक भूगर्भशास्त्री थे। गोंड जनजाति के नामकरण पर इनका नाम पड़ा है। अब माण नदी घाटी के संबंध में देख लेते हैं। माण नदी घाटी में सबसे अधिक कोयला क्षेत्र का विस्तार है। इसको माण नदी घाटी की गोंडवाना शैलक्रम है, इसको दो भागों में बांटते हैं। ये रायगढ़ की माण नदी घाटी को, ये पश्चिम और पूर्व में। पूर्व में आपका रायगढ़ हिमगिरी कोयला क्षेत्र बोलते हैं, दूसरे को धर्मजयगढ़ कोरबा कोयला क्षेत्र बोलते हैं। धर्मजयगढ़ कोरबा है ना, ये लगा हुआ है कोरबा, और ये रायगढ़ हिमगिरी क्षेत्र कोयला क्षेत्र। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। ये क्या होता है, यहाँ सफ़ेद और जो भूरा बालू का जो पत्थर है ना, इसके मध्य में क्या है, राल और कोयले की परत पाई जाती है। राल और कोयले की परत ये इस प्रकार से पाई जाती हैं, है ना। ये सभी नीस के अंदर दबे हुए हैं, है ना, नीस के ऊपर स्थित हैं, जो ये छोटे छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। और ये जो भाग है ये आपका कटघोरा और कोरिया वाले एरिया में है ना। और मैंने माण नदी घाटी को बता दिया। माण नदी घाटी दो भागों में, पूर्व और पश्चिम में। आगे हम चलें तो जो हसदेव केलो माण क्षेत्र में बराकर श्रेणी के समरूप गोंडवाना शैल पाई जाती हैं, फैक्ट है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, डोंगरगढ़ के आसपास ग्रेनाइट पाई जाती है, गुलाबी रंग की ग्रेनाइट। और कोरिया चांग बखार क्षेत्र में जुरासिक युग की चट्टानें मिली हैं। जसपुर में सभी प्रकार की चट्टानें मिली हैं। तो जुरासिक युग की चट्टानें कोरिया चांग बखार क्षेत्र में, डोंगरगढ़ के आसपास ग्रेनाइट, गुलाबी क्षेत्र, गुलाबी रंग की चट्टानें मिले हैं। अब देखिए जो गोंडवाना की शैलक्रम है उसके दो भाग मैंने बताए थे। ऊपरी गोंडवाना शैलक्रम जो बघेल खंड क्षेत्र में इसका विस्तार है। मुख्य चट्टानें हैं कांग्लोमरेट, क्वार्ट्जाइट और बालू पत्थर। इस ऊपरी गोंडवाना शैलक्रम की चट्टानों में इसका विस्तार है, जो मैंने बताया कोरिया में आपका बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ वाला एरिया, प्रतापपुर, सूरजपुर। इसमें कोयले की बहुत ही मोटी परत है। जो कोरिया का क्षेत्र है, कोरिया का चिरमिरी, झिलमिली है ना, झगराखंड, ये वाला एरिया कोयला का पूरा क्षेत्र है। इस शैल समूह को महादेव तथा जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत रखा हुआ है। जो विभाजन में ये महादेव और जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। तो ऊपरी गोंडवाना शैलक्रम में कोयले का सबसे अधिक विस्तार है और कांग्लोमरेट, क्वार्ट्जाइट और बालू पत्थर पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ मात्रा में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। ये फैक्ट याद रखिए। छत्तीसगढ़ में थोड़ी मात्रा में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है। अधिकतर इस क्षेत्र में बालू के पत्थर और शैल पाए जाते हैं। मुख्य कोयला जीवाश्म इसी शैल समूह में उपस्थित हैं। देखिए निम्न गोंडवाना शैलक्रम क्या है। ये ऊपरी गोंडवाना शैलक्रम से संलग्न नीचे की ओर मैंने बताया जो दक्षिणी मनेंद्रगढ़ वाले एरिया से टच होता है। जो कोमल, सफ़ेद तथा संगठित बालू पत्थर है, शैल ग्रेट, कोयले की परतों, शैल ग्रेट और कोयले की परत इसमें पाई जाती है। तो शैल ग्रेट याद रखिए। तो निम्न गोंडवाना शैलक्रम में पाए जाते हैं। जो मध्य गोंडवाना है वो जो परसोरा और टिकी शैल के नाम से जाना जाता है। परसोरा और टिकी शैल जो कि सोन और महानदी क्षेत्र में फैला हुआ है, बट ये अभी कोयला नहीं बन पाया है, इसलिए इसका विकास नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। परसोरा और टिकी शैल का संबंध किससे है, तो मध्य गोंडवाना के
सेल क्रम से हैं। परसोरा और टिकी सेल का नामकरण इसमें जीव अवशेषों कौन कौन से अवशेष पाए जाते हैं इसके आधार पर इनको भिन्नता प्रकट की जाती हैं। ये आपका लास्ट आया है लेटेराइट और जलोढ़। लेटेराइट का जो निर्माण होता है वो दक्कन ट्रैप के क्षरण से होता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप क्षरित होता है तो लेटेराइट बनता है। फसल की उत्पादकता इसमें कम होती है, जो मुरुम होता है उसमें फसल नहीं होता, लेकिन इसमें बागानी फसल होते हैं कुछ मात्रा में। क्षेत्र ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? अधिकतर रायगढ़, बिलासपुर और जसपुर वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। खनिज पाए जाते हैं इसमें बॉक्साइट और मैग्नीज कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, तो मैग्नीज अल्प मात्रा में लेटेराइट में पाए जाते हैं। तो जसपुर सामरी में लावा क्षेत्रों के मध्य लेटेराइट मृदा का विस्तार है। जसपुर सामरी क्षेत्र में जो आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, जो जलोढ़ हैं वो नदी घाटी नालों के तटों पर ये पाए जाते हैं। महानदी तट पर सरगुजा, जसपुर इस क्षेत्र में इसका विस्तार है। आगे हम चलें, अब समराइज़ कर देता हूँ कि कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। आर्कियन में आपका ग्रेनाइट, फेल्सफर और क्वार्ट्ज। धारवाड़ में लोहा इम्पॉर्टेंट। कडप्पा में चूना पत्थर और डोलोमाइट इम्पॉर्टेंट, क्वार्ट्जाइट कुछ मात्रा में। विंध्यन में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट, गोंडवाना में कोयला इम्पॉर्टेंट है ये सब। अब देखिए कौन कौन से चट्टानों से कौन कौन सी शैलें बनी हैं। ये आर्कियन चट्टान जो सबसे पुरानी है, इस युग की समाप्ति हुई तो ग्रेनाइट चट्टानें बनी, उनके अपरदन से कडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। आर्कियन के डायरेक्ट अपरदन से धारवाड़ का विकास हुआ और ये अपरदित हो रही हैं। और ये कडप्पा क्रम से विंध्यन शैल समूह का निर्माण हुआ, और कडप्पा क्रम के दक्षिण पश्चिम भाग में जो ज्वालामुखी उद्गार हुए उससे प्री कैम्ब्रियन शैल समूह बना। तो ज्वालामुखी उद्गार से दो शैल बनी, प्री कैम्ब्रियन शैल समूह, और बेसाल्ट युक्त लावा जो निकला उससे दक्कन ट्रैप बना। दक्कन ट्रैप के क्षरण से आपका लेटेराइट बना। और ये बेसाल्ट युक्त लावा का अगर अपरदन होता है तो इससे काली मिट्टी बनती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। छत्तीसगढ़ के जो 10 भू आवेष्टित जिले हैं उनका नाम है सरगुजा संभाग में सरगुजा, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर संभाग में बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग संभाग में आपका बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, और बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा। तो ये 10 आपके भू आवेष्टित जिले हैं। आप इसको रिमेंबर करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के भूगोल में जितने भी टॉपिक आएंगे उसको हम कवर करेंगे, प्लस जो इतिहास का जो लेक्चर चल रहा है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। साथ में भारत में हम देखेंगे पॉलिटी से संबंधित कुछ लाएंगे, लेक्चर्स लाएंगे, और साथ साथ हिंदी के जो भी होंगे लेक्चर्स वो करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। थैंक यू।